हाँ लिख भी रहा हूँ। ठीक। हम्म, हम्म। जनरेशन जो होता है ना सीएससी में, जैसे कहीं कोई भी पावर प्लांट, तो हमेशा कोशिश ये किया जाता है कि वहाँ पे लो वोल्टेज जनरेशन, क्योंकि जहाँ भी हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं इंसुलेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। इंसुलेशन का प्रॉब्लम मतलब हमको पूरे सर्किट में या फिर पूरे सिस्टम में इंसुलेशन को बहुत अच्छा बढ़ाना पड़ता है। अगर हम वोल्टेज को डाउन करते हैं, करंट अगर हाई है तो इंसुलेशन उतना जरूरत नहीं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अगर हाई है तो बहुत ज़्यादा इंसुलेशन का प्रॉब्लम, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मोटा आपको इंसुलेशन देना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है बहुत यूज़ होगा वहाँ पे, जो बहुत कॉस्टली है। आप लोग इंसुलेटर्स उतना डील नहीं करते हैं। पहले जो चीनी मिट्टी का इंसुलेटर आता था देखे, खंभे में लगता था, अभी भी आता है, अभी भी आता है, लेकिन अभी बहुत कम हो गया। अभी क्या देखेंगे एकदम पतला वाला एक जो आपका देखे हैं, वो आमतौर पे जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होते हैं ना, जो ग्लास टू ग्लास से आते आते समय आप देखेंगे दो कंडक्टर बंडल कंडक्टर्स होते हैं बड़े बड़े टावर्स में। बहुत बड़ा बड़ा जो टावर होता है ना, उसमें आप देखेंगे वो एक जो स्ट्रिंग लगा हुआ होता है इंसुलेटर का, वो आजकल पोर्सलिन नहीं है, वो एक कंपोजिट मटेरियल है, जिससे कि पोर्सलिन के हमको बहुत मोटा देना पड़ता था। दूसरा क्या डिसएडवांटेज था पोर्सलिन में, तो उसका जो सरफेस जो मतलब आपका बाहर का जो परत है ना, उसको अगर हम एकदम चिकना कोटिंग नहीं करेंगे तो जब पानी या फिर धूप बरसात फलाना ठिकाना ये सब में क्या होता है, ऊपर में डस्ट जम जाता है। जैसे ही पानी गिरा वो पूरा बाहर का मटेरियल जो है वो कंडक्टिव मटेरियल बन जाता है, इसलिए उसको ना बहुत चिकना किया जाता है ताकि वो डस्ट वहाँ पे बैठे नहीं, गिर जाए, पानी भी गिरे तो वो डस्ट धुल के चला जाए। ये जो मटेरियल आ रहा है ये एकदम, एक तो एडवांटेज इसमें बहुत लाइट वेट है, बहुत ही हल्का, मतलब आप पोर्सलिन का एक इंसुलेटर और उसका इंसुलेटर में 10 गुना का डिफरेंस होता है वेट में। देखें ना उसको, एकदम पतला मटेरियल होता है। तो कंपोजिट मटेरियल मतलब उसमें आपका आता है फाइबर ग्लास और अंदर में आर्टिफिशियल कॉटन। देखें आजकल रुई आर्टिफिशियल आने लगे हैं। ये जो खिलौने होते हैं ना, जो स्टफ खिलौने होते हैं, जो बियर टेडी बियर इतना बड़ा बड़ा, उसके अंदर में ना वो आर्टिफिशियल कॉटन रहता है। वो आर्टिफिशियल कॉटन का परत दे करके ऐसा 2-3 परत दे करके वो इंसुलेटर को बनाते। हालांकि स्टैंडर्ड अभी भी वही है, एक आपका इंसुलेटर का वोल्टेज पोटेंशियल रोकने का क्षमता 11 kV। तो हम लोग आमतौर पर उसको गिन करके बता सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन से कितना वोल्टेज जा रहा है। 11 kV हो गया एक का, तो अगर मान लो वहाँ पे 10 लगे हुए हैं, 11 लगे हुए हैं, तो फिर उतना गुणा कर दो, एक आध एक्स्ट्रा रहता होगा, लेकिन आमतौर पर उतना बचेगा। तो इसलिए जितना आपका वोल्टेज ज़्यादा उतना इंसुलेशन मटेरियल हमको ज़्यादा रखना है, जितना वोल्टेज कम इंसुलेशन मटेरियल कम। दूसरा चीज़, जहाँ पे जनरेशन होता है उस जगह पे मूविंग पार्ट्स होते हैं। मूविंग पार्ट्स मतलब ऑल्टरनेटर आपका मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो हमको वहाँ पे अगर वोल्टेज का रोकने, मतलब उससे कोई क्षति ना हो, उसको रोकने के लिए अगर इंसुलेशन मटेरियल ज़्यादा लगाना पड़े तो हमारा टोटल जो सेटअप है ना वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या छोटा करने के लिए वोल्टेज कम, करंट ज़्यादा। ठीक, सबसे मेन चीज़ जो है ना ये सारी मतलब इसमें सेटअप में इलेक्ट्रिसिटी में, वो ये है कि हम एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेके जाते। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम यहाँ से यहाँ, मान लीजिए जनरेशन कहीं का हो रहा है, यहाँ से हम राजस्थान भेज रहे हैं बिजली, या फिर कहीं गुजरात भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह हम बिजली नहीं भेजते। मतलब ये आमतौर पर लगता है बिजली जा रहा है, लेकिन जा क्या रहा है, पावर। पावर मतलब किसी काम को करने की क्षमता। ठीक है, ये जो फैन घूम रहा है इसका हम लोग वॉटेज के नाम से जानते हैं इसको, है ना, 100 वाट का इसमें पावर लगेगा। या फिर कोई एसी है तो उसमें 2000 वाट का 2 kV का आपका, सॉरी 2 किलोवाट का इसमें पावर लगा है। तो हम लोग पावर के टर्म में उसको यूज करते हैं, मीन्स उससे काम करने की जो क्षमता है ना उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, या उससे हम लोग उसकी रेटिंग करते हैं, ना कि उसकी बिजली की क्षमता या उसका वोल्टेज। वो सेकेंडरी पार्ट, वो भी एसेंशियल है लेकिन वो सेकेंडरी पार्ट।
तो अगर मान लीजिए मेरे घर में 4 पंखे लगे हुए, मतलब 400 वाट का मेरा पावर कंजम्पशन, ठीक। अब 400 वाट पावर मेरे को बिजली कंपनी को देना पड़ेगा तब कि चालू चलेगा। मेरे पास में अब पावर कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, वोल्टेज गुणा करंट गुणा cos फाई मतलब पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मालूम है ना, पावर फैक्टर मालूम है सबको, आपको मालूम है? ठीक से बोलिए, अगर नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं मालूम, मतलब सारी मुंडी क्लास थोड़ी हो रहा है स्कूल का, नहीं मालूम है पूछो। पावर फैक्टर का मतलब होता है हमारे इस पूरे सर्किट में जैसे पंखे लगा हुआ उसमें कॉइल, उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव लोड, इंडक्शन जिससे होता है इंडक्टिव। उसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है पंखे में, वो बिल्कुल अलग है, वो उसको बोलते हैं वो कैपेसिटिव लोड है। अगर इंडक्टिव लोड में करंट ऐसा जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो कैपेसिटिव लोड में करंट हमेशा नीचे आता है, मतलब एकदम उल्टा। और रेजिस्टिव लोड में किसके थ्रू, मैं वोल्टेज के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ये फेजर डायग्राम उतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें अगर पावर मान लीजिए एक वाट खर्च होता है, वहीं पर अगर मैं कैपेसिटर लगा दूँ जिसका कि पावर खर्चा 1 वाट का ही होगा, तो हमारा टोटल पावर कंजम्पशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ कहीं भी लाइन लॉसेस होता है ना, जहाँ ट्रांसमिशन होता है बहुत दूर दूर तक, वहाँ पे कैपेसिटर बैंक लगे हुए होते हैं बहुत जगह। तो कैपेसिटर बैंक क्या करता है, हमारे ये पावर ट्रांसफर उसको कम कर देता है, ताकि तारों में ना लोड कम पड़े, करंट कम फ्लो होगा तो तारों में लोड कम पड़ेगा। तो ये कैपेसिटर का काम है। तो हमारे यहाँ पे पूरे इसमें कहीं भी आज मैं कुछ और सामान लगा रहा हूँ घर में, आप कुछ और लगा रहे हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के लोड लग रहे हैं। एक इंडक्टिव लोड रहता है, कैपेसिटिव लोड रहता है, लेकिन आमतौर पे कैपेसिटिव लोड बहुत कम होता है। कैपेसिटेंस से हम लोग कुछ चीज़ को निकाल रहे हैं, पावर ले रहे हैं, वो बहुत कम होता है। 90% टाइम्स ये होता है कि हमारे यहाँ पे इंडक्टिव लोड लगा है, पंखा बोल लीजिए, लाइट बोल लीजिए, और जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, आप एक सामान्य चार्जर भी अगर लगाते हैं मोबाइल का, उसके अंदर में भी आजकल तो नहीं आता है, पहले आता था आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता था छोटा, ट्रांसफार्मर या कॉइल जहाँ कहीं भी लगा हुआ है, इसका मतलब इंडक्टिव लोड, ठीक है। अभी उसको क्या कर दिया, उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कर दिया, वोल्टेज स्टेप डाउन करेगा। अगर 240 वोल्ट रहता है घरों में, 240 वोल्ट से उसको ये लगा करके आपका ट्रांजिस्टर लगा करके उसको स्टेप डाउन कर देता है। स्टेप डाउन करके उसके बाद फिर उसको इलेक्ट्रॉनिकली ही उसको डीसी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पहले ट्रांसफार्मर का काम यही था, सिर्फ स्टेप डाउन करना, वोल्टेज कम करना, तो उसको अभी हटा दिया। तो जहाँ कहीं हमारे मतलब 90% जगहों में इंडक्टिव लोड है। जहाँ कहीं भी इंडक्टिव लोड होगा, हमारे जो करंट जो हम लोग वहाँ से ट्रांसफार्मर से या सिस्टम से लेते हैं वो बढ़ जाता है। करंट बढ़ गया तो इक्विपमेंट में कोई खास परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम होता है आपका हाई वोल्टेज से, इक्विपमेंट से। हाई करंट से कोई बहुत ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करंट अगर जहाँ बढ़ता है तो हमको प्रॉब्लम होता है मैन सेफ्टी, मतलब उसका जो बता रहा था 2 तरीके का सेफ्टी। हमारे पर्सनल सेफ्टी में करंट अगर हाई है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि जो हमको झटका लगता है या जो भी प्रॉब्लम होता है ना, वो सारा कुछ करंट से, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा हमारे शरीर से उतना ज़्यादा हमको प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो करंट को हमको, हमारा प्राइमरी एम होता है उस करंट को रिड्यूस करना। दूसरा एक और चीज़ है, करंट जहाँ कहीं भी बढ़ता है, IR लॉस करके एक चीज़ होता है। आप लोग उनमें से डिप्लोमा तुम किए हो, डिप्लोमा ITI किए हो, ITI आप लोग किए? तो IR लॉस का मतलब होता है करंट से जितना लॉस हो रहा है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है आपका इसमें कंडक्टर्स में या फिर जहाँ कहीं भी फ्लो हो रहा है। सारा कुछ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी है। तो फिजिक्स में ये बोला जाता है कि हम एनर्जी को बना नहीं सकते हैं, किसी दूसरे एनर्जी को हम एक दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने तौर पे कोई एनर्जी को हमने बना दिया, पैदा कर दिया, वो कभी भी संभव नहीं। हम गर्मी को किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोशन यानी चलने को किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर बोलूँ कि मैं आज हवा में से कहीं से भी कोई मेरे पास दूसरा एनर्जी का सोर्स नहीं है, मैं बिजली बना लूँ, तो ये संभव नहीं।
मेरे पास में दूसरा एक एनर्जी का सोर्स होना है, मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन मैं अलग से नहीं पैदा कर सकता। तो आईआर लॉस में क्या है, जो हमारा करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है, वो हीट में अगर ट्रांसफर हो जाए तो लॉस हमारा है। मैंने यहाँ पे 10 किलोवाट बिजली बनाया या फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाया, रास्ते में वो 1-2 किलोवाट उड़ गया हवा गर्मी में, जहाँ पे पर पहुँचना था वहाँ पे पहुँचा सिर्फ 8 किलोवाट, लेकिन मैंने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, पूरे रास्ते में मैंने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया। तो जो 2 किलोवाट का लॉस है वो बिजली घर में खाते में जाएगा, बिजली घर के खाते में, क्योंकि मेरे को मैं जो कंज्यूमर हूँ, मेरे पास तो 8 किलोवाट आ रहा है, मैं उसको पैसा दूंगा 8 किलोवाट का, 2 किलोवाट का पैसा उसके घाटे में गया, जबकि जनरेशन में उसको उतना ही पैसा लग रहा है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि करंट कम हो, नहीं तो और कोई बहुत ज़्यादा उसका वो नहीं है कि करंट कम करना है हमको, ये वो वैसा कुछ नहीं होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम करना है। तो एचटी में हमेशा ये लोग ये कोशिश करता है कि जनरेशन जो हो कम वोल्टेज हो, ताकि इंसुलेशन कॉस्ट जो है वो हमारा कम आ जाए। अब कभी भी जाएंगे, मेरा एक आपसे एडवाइस ही है कि आप लोग कभी भी अगर मौका मिलता है तो CSEB में जहाँ पे भी जनरेशन होता है, तुम लोग तो यंग है, जा करके ना वहाँ पे एक बार देखने से ना सारा कुछ बहुत बड़ा बड़ा आपका ऑल्टरनेटर्स लगे हुए, इस रूम के बराबर इतना बड़ा बड़ा ऑल्टरनेटर्स वो घूमता रहता है, और घूमने के बाद में वहाँ से वो लोग क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मीन्स लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, उससे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। अब पावर का फॉर्मूला क्या बोला था, PI cos phi, सॉरी VI cos phi, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, cos phi मतलब पावर फैक्टर। पावर फैक्टर वही बता रहा था, पावर फैक्टर जो है आपका वोल्टेज और टोटल करंट का एंगुलर डिफरेंस होता है। ये है वोल्टेज, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। मैं जितना आसान हो सके उतना आसानी से वो करके आपको समझा। वोल्टेज अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, ये सारा चीज, क्योंकि ऑल्टरनेटर मोटर किस डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज, हमेशा मोटर जो है ना घड़ी के स्पीड के डायरेक्शन में घूमता है, और जो भी जनरेटर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे वो DC हो या AC हो, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। हम अपनी तरफ से देखते हैं उस समय, मतलब सामने में हमारे वो इक्विपमेंट है, हम उसके अपोजिट साइड में खड़े हुए तो हमारे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऑल्टरनेटर जनरेटर और मोटर जो है क्लॉकवाइज। ये अगर वोल्टेज है तो हम ये मानते हैं कि वोल्टेज ऑल्टरनेटर की जैसा ही ऐसा गोल गोल घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब सिर्फ वोल्टेज तो नहीं होगा, वहाँ पे करंट भी होगा, ये है करंट, वोल्टेज और करंट दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमना। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वोल्टेज पहले जाएगा इसमें, उसके बाद करंट जाएगा, इसका मतलब क्या, करंट पीछे है वोल्टेज के, ठीक। अगर करंट यहाँ पे होता, इस कंडीशन में करंट पहले होता, पहले पहुंचेगा वोल्टेज के पहले, आगे है करंट, उसके बाद फिर वोल्टेज। इसको इस तरीके का सिचुएशन होता है जब कैपेसिटिव लोड लगा हुआ, कैपेसिटर लगा हुआ हो, उस समय करंट पहले जाता है, घूमता है, उसके पीछे वोल्टेज आता है। ऐसा कंडीशन तब होता है जब आपका इंडक्टिव लोड लगा हुआ है, मींस वोल्टेज पहले जाएगा, उसके बाद करंट। हमारी कोशिश ये रहती है हमेशा कि वोल्टेज और करंट एक ही साथ में घूमे, ये जो है आइडियल कंडीशन है, ठीक, ये स्थिति होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल्स के तौर पर, लेकिन होता नहीं है। ये कब होगा, जब रेजिस्टेंस, सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, उस समय ये कंडीशन होगा कि वोल्टेज और करंट आपका एक ही साथ में, ये इंडक्टिव, ये कैपेसिटिव। तो ये जो एंगल होता है ना दोनों के बीच का, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर का एंगल, और इसी का कॉस जो है वो पावर फैक्टर होता है। ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना मालूम मतलब होना चाहिए कि इस एंगल बिटवीन मतलब वोल्टेज और आई के बीच का जो एंगल है ना,
वो आपका पावर फैक्टर पे काम आता है। जितना हम लोग इंडक्टिव लोड बढ़ाएंगे करंट उतना ही पीछे पीछे चलता जाएगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा, समझ में आया? लेकिन हमारी कोशिश क्या रहती है कि इसको इसके साथ में कर सकते हैं, ये जितना नीचे जाएगा उतना हमारे लिए नुकसान देगा, हम पावर कम भेजेंगे, पावर कम जाता है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है पावर फैक्टर। और ये पावर फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिलिंग जो होता है CSCB वालों से 0.85 से नीचे अगर पावर फैक्टर गया तो लोग एक्स्ट्रा चार्ज हमसे लेता है, क्योंकि तुम्हारी गलती है उनके हिसाब से, तुम्हारी गलती है कि तुमने इंडक्टिव लोड बढ़ा दिया, 0.85 से कम हो गया पावर फैक्टर, मतलब तुमको इसके ऊपर में एक और ले भी देना पड़ेगा अलग से चार्ज। तो हम लोग हमेशा कोशिश ये करते हैं कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर दें 1 के आसपास चाहिए। टक्कर देखते हैं ये पता है, हाँ हमारे यहाँ कितना भी एडजस्ट टक्कर देखते हैं वो आई जाता है उसका वो एक्स्ट्रा चार्ज घरों में। हाँ माइंड आप कहाँ पे हैं? बराबर। अच्छा अच्छा, हाँ वो नहीं वो आएगा ही। माइंस में आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कौन कौन आइटम, शावर, डोजर, अच्छा आप लोग अंडरग्राउंड वहाँ पे ओपन कास्ट में है। तो उसमें क्या जो भी आपका लोड है ना, जितना हैवी इक्विपमेंट सारा कुछ वो इंडक्टिव लोड है सब। तो आपका एक सिंपल आर्म मूवमेंट जो होता है ना किसी भी चीज़ का, उसमें मोटर लगा हुआ होता है, मोटर से तो सही ताल मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते हैं, उसके लिए कैपेसिटर बैंक लगाते हैं कर सकते हैं। लेकिन कैपेसिटर लगाने से एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारा इंटरमीडिएट यूज जैसे कंटिन्यूअस लोड नहीं, मुझे 24 घंटा एक लोड को चलाना है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सर्किट में, वो 24 घंटा उस लोड पे है, हम उसको अलग नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे अगर मैं कैपेसिटर लगाता हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहाँ पे इंटरमीडिएट लोड है, मैं 1 घंटा किसी काम को किया, उसके बाद वो मशीन बंद हो गई, कैपेसिटर मैंने नहीं हटाया, तो किसी का तो काटना पड़ेगा। ये क्यों काटना पड़ेगा मुझे? क्योंकि लोड कम हो गया आपका, लोड ज़्यादा है नहीं, इसलिए करंट उस समय फट से क्या होता है सामने चला जाता है, और जैसे ही सामने गया वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा देता है। हाँ तो कैपेसिटर हम लोग तो काटते हैं, इसलिए कैपेसिटर बैंक जहाँ कहीं भी इस टाइप के उसमें लगा हुआ एसपी का मीटर LTM मीटर रहता है ना, LTM मीटर बता देता है ना, करेक्ट, उसको बता देता है कितना लोड मिलेगा। पूरी जगह तो ठीक ही रहता है, हम लोग वहाँ ना उसमें 0.9 आता है, 0.9 आ जाता है। 0.9 तो वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर, ये तीन चीज़ को जब हम पूरा करते हैं ना तो वो हमारा पावर आउटपुट होता है किलोवाट। ट्रांसफार्मर का रेटिंग किस में होता है बोले तो KVA KVA, तो ये 500 kVA का ट्रांसफार्मर है, 1 MVA का ट्रांसफार्मर है। तो VA जो होता है ना वहाँ पे वो वोल्टेज और एम्पियर मतलब आई करंट, उसमें हम लोग पावर फैक्टर का गुणा कर दें तो हमको उस ट्रांसफार्मर से मिलने वाला पावर का पता चल जाए। लेकिन वो ट्रांसफार्मर जो बनाता है उसको ये नहीं मालूम है कि मैं कितना पावर यूज़ करूँगा, मेरा पावर फैक्टर कितना होने वाला है, तो इसलिए उसने रेटिंग जो दिया वो सिर्फ B और A में दिया, समझ गया? उसने पावर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन उसको नहीं किया, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता है ना, मेरा 0.9 हो रहा है या 0.85 हो रहा है या 0.7 हो रहा है, फिर तो मेरे लोड के ऊपर में डिपेंड करेगा मैं कितना लोड लूँगा। तो ट्रांसफार्मर अगर 10 किलोवाट पावर देगा तो किसी भी कंडीशन में वो 10 किलोवाट से ज़्यादा नहीं दे सकता है, ठीक है? आप उसमें वोल्टेज बढ़ा दीजिए, करंट बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, हम उसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग कर ले वो 10 किलोवाट से ज़्यादा पावर हमको नहीं देगा। अगर वो 10 किलोवाट से ज़्यादा पावर हमको नहीं देगा तो मेरा कोशिश 10 किलोवाट पावर लेने के लिए उससे क्या होना चाहिए, पावर फैक्टर को बढ़ाना। जितना पावर फैक्टर 1 के नज़दीक जाएगा उतना मेरे को पावर सबसे ज़्यादा मिलेगा, जितना पावर फैक्टर कम होता जाएगा उतना पावर मेरा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मेरे को वहाँ से 10 किलोवाट मिल रहा है, 10 किलोवाट से कम पावर अगर मैं ले रहा हूँ तो फिर वो जो सारा कुछ है उसमें झोल झाल हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ, पावर फैक्टर हमारा चलिए मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन में फिक्स्ड है 0.9294 ऐसा आता है HD लाइन्स में, तो वो 0.94 मान लीजिए पावर फैक्टर फिक्स्ड।
वोल्टेज को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, मेरे को यहाँ से वहाँ 10 किलोवाट पावर ट्रांसफर करना है, मैं वोल्टेज को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, मेरा करंट कम हो गया। फाइनल आउटपुट सेम है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है आपका VI cos phi, तो cos phi हमारा सेम है, अगर मैं V को बढ़ा देता हूँ तो I कम हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, लिखिए ना। अच्छा चलिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, 10 ठीक, 10 लिखिए, 10 बराबर 5 गुणित 2 होगा, होगा मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 10 को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, 1.5 इंटू कितना होगा 10, 2.5 इंटू 4 हो जाएगा, 1.5 इंटू 2.5 लीजिए, 2.5 इंटू कितना करेंगे तो 10 आएगा, 2.5 इंटू 4 करेंगे तो 10 आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, अगर मैं एक चीज को घटाऊं तो दूसरा चीज बढ़ जाए, या फिर दूसरे चीज एक चीज को बढ़ाऊं तो दूसरा चीज घट जाए। जब 5 था तो मेरा मल्टीप्लिकेशन उसके साथ में करना कितना पड़ रहा था, 2। जब मैं उसको 2.5 किया तो उसके साथ में मेरे को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा, 4। ठीक, ये 5 और 2.5 उसको वोल्टेज मान लीजिए। 2.5 से अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दिया 5 में तो मेरा करंट कितना कम हो गया, आधा, है ना। तो ठीक वैसा ही पावर ट्रांसफर में हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो हमारा करंट कम हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए ट्रांसमिशन जो होता है ना एचटी लाइन्स के, वो बहुत हाई वोल्टेज में होता है, और वो इतने ऊपर इसलिए लगे हुए होते हैं ताकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमारे नीचे में जो काम कर रहे हैं या ये वो उनको भी फर्क ना पड़े। करंट कम हो गया, करंट जहाँ कम हुआ I2R लॉस, यानी जो गर्म वाला जो लॉस है वो कम हो गया। मतलब मैं यहाँ से 10 किलोवाट भेजा तो वहाँ पे 9.5 के आसपास पहुँचा। अगर करंट ज़्यादा हो जाता तो मैं 10 किलोवाट की जगह वहाँ पे आ गया 7.5 पहुँचता। तो ये हो गया आपका मेन फंडा एचटी लाइन्स का। जहाँ कहीं भी ट्रांसमिशन होगा एक जगह से दूसरी जगह में हमको पावर भेजना होगा तो हम वोल्टेज को वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग यहाँ पे कितना वोल्टेज देखें, हाई वोल्टेज कहाँ तक देखें, कहाँ तक हम लोग तो माइनस में 3.3 के भी ऐसे 6.6 के भी इतना 6.6। हाँ हाँ ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, अभी आपका एक राज्य से दूसरे राज्य में मैं अभी यहाँ पे ट्रांसफार्मर हम लोग 765 किलोवाट, सॉरी 765 वोल्ट किलोवोल्ट केवी, 765 किलो वोल्ट उसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सोच नहीं सकते हम लोग वहाँ पे जाने से ना, अगर मान लीजिए उस कंडक्टर के आसपास में खड़ा हुआ जाता है तो ये जो हम बाल है ना वो एकदम वहाँ खड़ा हो जाता है, उसके मतलब आसपास में जाएंगे ना वहाँ पे सर बाल और रोंगटे पे खड़े हो जाते हैं, बाहर ले जाते हैं ना। हाँ इसलिए उसको ना बाहर तो उसने क्या किया, इतना पोटेंशियल बढ़ा दिया उसका तो करंट बहुत कम हो गया, लेकिन पावर मेरा उतना ही ज़्यादा। मोबाइल फट गया था। हाँ हाँ संभव है, मोबाइल फट जाएगा। सब बिल्कुल संभव। अच्छा, मतलब बात करे या ना करे। हाँ बात आप ऐसे ही रखे हुए हैं ना मोबाइल, हाँ वो क्या इंडक्शन होता है यहाँ पे। तो चाइना वाला जो मोबाइल होता है आमतौर पर उसमें क्या प्रॉब्लम है, जो सिलिकॉन बैटरी लगा हुआ होता है ना अंदर में, उस सिलिकॉन बैटरी का जो केसिंग होता है क्यों होता है, वो गर्म होता है, चर करके आवाज़ आता है। और रात को अगर देखेंगे तो एक और चीज़ नजर आता है, क्या बोलिए तो हल्का सा ना, जैसे भगवान लोग के पीछे में हमारे वो रहता है ना ब्लू कलर का, या फिर जो आभा जैसा बनता है ना, उतना ज़्यादा हाई वोल्टेज में आप कभी देखेंगे तो रात को वहाँ पे ब्लू कलर का ना एक ऐसा लगेगा आपको हल्का सा एक लाइट जलता है पूरे कंडक्टर में। वो इसलिए होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है वो जैसे ही टकराता है उससे तो ओजोन बनता है, वो ओजोन जो है ना वही जलता रहता है। मोटरसाइकिल में ना तो मोबाइल को चालू करके आ रहा था और फिर वहीं से पावर जनरेटर जो उसका है वहाँ से रोड क्रॉस किया है
घोड़ा बाईपास तो वहीं पहुंचा उसके नीचे में ना गया। मोबाइल तो मोबाइल, अगर आप ट्यूब ऐसे ही लेके जाएंगे ना वहाँ पे, थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, बीच में हाथ में पकड़े हुए, कहीं से कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ट्यूब रॉड, वो फ्लो करने लगता है। बहुत खतरनाक है। हाँ, एक खतरनाक मतलब क्या, उसमें से जो आपका इंडक्शन से जो वो निकलता है ना, इसमें जो फॉस्फोरस मटेरियल लगा हुआ सफेद वाला, वो उसके कारण ना जलता है। अंदर से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है वैसा नहीं, वो ये फॉस्फोरस के कारण जलता है। तो एचटी लाइन्स हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं हाई मतलब हाई वोल्टेज में, ठीक है। अब हाई वोल्टेज को हम कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, इक्विपमेंट को हम लगा ही नहीं सकते, तो हमको फिर से उसको कम करना होता है। तो ट्रांसमिशन 2-3 फेज है हमारा, एक है पावर जनरेशन, दूसरा है ट्रांसमिशन, तीसरा है यूज, जहाँ पे यूजर यूज करता है। जनरेशन हुआ लो वोल्टेज में, हमने उसको ट्रांसमिट करने के लिए क्या किया, बहुत हाई वोल्टेज में उसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर जहाँ पे यूज करेगा उसको फिर से वोल्टेज कम करना पड़ेगा। तो आमतौर पे जो हम लोग ट्रांसफार्मर देखते हैं हमारे काम की जगह, वो सब सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर। 33 को नापने के लिए क्या है? 33 को नापने के लिए ये है आपका क्या, वोल्टेज नापना चाहते हैं, करंट नापना चाहते हैं। वोल्टेज आपका पीटी से होगा, पीटी पावर ट्रांसफार्मर, और करंट अगर नापना चाहते हैं तो करंट ट्रांसफार्मर होता है, वो सीटी बोलते हैं। तो हमारा जो भी पैनल्स आपका सबस्टेशन में आमतौर पर देखेंगे आप, तो वहाँ पे देखिएगा कि पीटी और सीटी यानी पावर ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हर पैनल में आपको लगा मिलेगा, क्योंकि मीटरिंग जो होता है हमारा उसी का। तो पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसमें आपका एचटी लाइन में उसमें ट्रांसफार्मर जैसे ही काम है, उसको ना एक कॉइल लपेट दिया जाता है, वहाँ से फिर उसको वोल्टेज कम करके हम उसका जो भी आपका मीटर का रेशियो है उसके हिसाब से उसको कम करके उसमें डालते हैं। जहाँ भी यूजर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज कम करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा यूज हुआ। जहाँ वोल्टेज कम हुआ, पूरे सर्किट में हमारा करंट बढ़ गया। अब तक करंट बहुत कम था, करंट बढ़ गया। करंट बढ़ गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, आप लोग क्वार्टर में जाते हैं, आप लोगों के साथ में भी आता होगा। कभी ऊपर का ओवरहेड लाइन कट गया हो, बिजली उसके कारण नहीं हुआ हो, ऐसा होता है। कंडक्टर्स अचानक होता है कंडक्टर, या फिर देखिएगा आप जब भी पावर नहीं है ज़्यादा होता है प्रतिक्रिया में, जैसे मतलब आप लोगों के यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है। डॉक्टर साहब आज का छुट्टी, आज कोई क्लास नहीं है। जी